हरियापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक शांत और सुंदर गांव था। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी मोहन का ऑटो ढाबा। मोहन अपने ऑटो में ही स्वादिष्ट चिकन रोटी बेचता था। उसके हाथ की चिकन रोटी का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। अरे मोहन भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपकी चिकन रोटी इतनी बढ़िया होती है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है। तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां तो आप खूब कमाओगे। चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास ये ऑटो ढाबा है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा चाची। मोहन, तुम जितनी अच्छी चिकन रोटी बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं पर ऐसा स्वाद कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। मोहन की जिंदगी सुकून से चल रही थी, पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। मोहन रोज की तरह अपना ढाबा लगाने की तैयारी कर रहा है, तभी उसकी पत्नी राधा पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप ढाबे पर गए थे, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार ठाकुर भैरव सिंह भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या ठाकुर भैरव सिंह, वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाई हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है राधा। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। मोहन अपना ऑटो ढाबा लेकर अपनी तय जगह पर पहुंचता है और दुकान लगाता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई मोहन, क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ ठाकुर जी। हाँ बताइए, हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000? ठाकुर जी, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। भैरव सिंह का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता तो ये जो तेरा ऑटो ढाबा है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। ठाकुर जी, रहम खाइए। मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 10 दिन का वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का समय दे रहा हूँ। 10वें दिन मैं खुद यहाँ आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नकद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरा ये ढाबा, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। भैरव सिंह के जाने के बाद मोहन बहुत परेशान था। तभी वहां शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। नमस्ते भैया, क्या आप ही मोहन जी हैं? जी साहब, मैं ही मोहन हूँ। बताइए, क्या सेवा करूँ? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। हमने आपकी चिकन रोटी के स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज के 40 से 50 चिकन रोटी पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे।
अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म चिकन रोटी पैक करके यहीं अपने ऑटो ढाबे पर तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर पहले आप लोग मेरी चिकन रोटी खाकर तो देखिए। मोहन फुर्ती से 2 प्लेट चिकन रोटी तैयार करता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह मोहन जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद मोहन की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन मोहन का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। भैरव सिंह मिला था क्या? हाँ राधा, भैरव सिंह आया था मेरे ऑटो ढाबे पर। बाबूजी ने सच में उससे 5,000 उधार लिए थे। अब वो ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 मांग रहा है और 10 दिन की मोहलत दी है। लेकिन घबराओ मत, आज भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। शहर से एक बड़े कारखाने के मालिक आए और उन्होंने मुझे रोज की ढेर सारी चिकन रोटी थोक में पैक करके देने का बड़ा ऑर्डर दिया है। ये देखो, एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो भैरव सिंह के 25,000 हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। चलिए, अब ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन एक नए जोश से भर गया। अपनी पत्नी राधा की मदद से उसने अपने ऑटो ढाबे पर बड़े ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। कारखाने के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी से मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर भैरव सिंह के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 8वें दिन सुबह सुबह भैरव सिंह अपने उन्हीं लठैतों के साथ मोहन के ऑटो ढाबे पर आ धमकता है। क्यों रे मोहन, बहुत उड़ रहा है आजकल। मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझसे 10 दिन का वादा किया था। वादा गया तेल लेने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपनी जमीन और इस ऑटो ढाबे का सामान मेरे हवाले कर और इस गांव से दफा हो जा। भैरव सिंह और मोहन के बीच ये बहस चली रही थी कि तभी वहां रोज की तरह शहरी बाबू अपनी गाड़ी से आकर रुकते हैं। अरे अरे, क्या बात है मोहन भाई, सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बाबूजी का एक पुराना कर्ज था। ठाकुर जी ने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ये आज 8वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता। ओए शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? चुपचाप किनारे हो जाओ। भैरव सिंह जी, मेरा नाम राजवर्धन है और मैं शहर की मल्टीनेशनल फूड्स फैक्ट्री का मालिक हूँ। तुम जिसे मामूली चिकन रोटी वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी फैक्ट्री का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है। बताओ, कितना बकाया है मोहन का? पूरे 25,000 ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो? ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 नकद। और आज के बाद अगर मोहन भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। भैरव सिंह ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया और वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से भाग गया। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मोहन भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। अब खुश रहो और बिना किसी फिक्र के अपना काम करो। उस दिन के बाद मोहन का ऑटो ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। कारखाने का ऑर्डर तो था ही, साथ ही गांव वालों का प्यार भी बढ़ता गया।
मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ कर्ज उतारा बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे दी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोहन का ऑटो ढाबा अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। हर शाम वहां लोगों की लंबी लाइन लगती थी। गांव वाले गर्व से कहते, ये हमारा मोहन है। उधर राजवर्धन की फैक्ट्री में भी मोहन की चिकन रोटी की इतनी तारीफ होने लगी कि रोज का ऑर्डर बढ़कर 60 प्लेट तक पहुंच गया। मोहन और राधा दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। सुनिए जी, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल राधा, मैं भी यही सोच रहा था। मेहनत से कमाया हुआ पैसा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। उसी समय गांव में एक नई परेशानी शुरू हो गई। कई गरीब किसान शाम को मोहन के ढाबे पर आते, लेकिन उनके चेहरे पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। मोहन भैया, इस बार बारिश समय पर नहीं हुई, फसल कमजोर हो गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। चाची, आज से जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, गांव का कोई भी भूखा मेरे ढाबे से वापस नहीं जाएगा। जिसके पास पैसे हो वो पैसे दे, जिसके पास ना हो वो दुआ दे। अरे मोहन, ऐसा करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब होता है जब इंसानियत खत्म हो जाए। पेट भरने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। मोहन की ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी और भी इज्जत करने लगे, लेकिन ये बात भैरव सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। लगता है इस मोहन की इज्जत बहुत बढ़ गई है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो गांव में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अब इसे नीचा दिखाने का नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन सुबह भैरव सिंह गांव के कुछ लोगों के बीच जाकर झूठी बातें फैलाने लगा। अरे तुम लोगों को क्या लगता है, मोहन इतना सस्ता खाना कैसे खिला रहा है? जरूर कहीं ना कहीं मिलावटी सामान इस्तेमाल करता होगा। कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया। शाम को पहले से कम ग्राहक ढाबे पर पहुंचे। मोहन ने लोगों के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर लिया। क्या बात है चाची, आज सब इतने चुप क्यों हैं? मोहन, गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम अब पहले जैसी चीजें नहीं डालते। अगर आप लोगों को मुझ पर जरा भी शक है तो आइए, आज से मेरे ऑटो ढाबे की रसोई सबके लिए खुली रहेगी। जो चाहे अपनी आंखों से देख सकता है कि मैं क्या बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ। मोहन ने सबके सामने ताजा मसाले निकाले, साफ चिकन दिखाया और राधा के साथ पूरी चिकन रोटी बनाकर दिखाई। हर चीज खुली आंखों के सामने तैयार हुई। अरे यहाँ तो सब कुछ पहले से भी ज्यादा साफ है। हम लोग बेकार में किसी की बातों में आ गए। इतने में राजवर्धन भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया। आज मैं भी सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी फैक्ट्री में हर हफ्ते खाने की जांच होती है। मोहन की बनाई हर चीज हमेशा सबसे बढ़िया निकलती है। अगर इसमें जरा सी भी मिलावट होती तो मैं एक दिन भी इसका ऑर्डर जारी नहीं रखता। अब गांव वालों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सभी की नजरें भैरव सिंह को ढूंढने लगी, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल चुका था। मोहन बेटा, हमें माफ कर देना। हमने दूसरों की बात सुनकर तुम पर शक कर लिया। कोई बात नहीं चाची, भरोसा टूटने से नहीं, सच छिपाने से टूटता है। मैंने सच छिपाया ही नहीं, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगा। उस शाम पहली बार ऐसा हुआ कि मोहन के ऑटो ढाबे पर खाना खत्म होने के बाद भी लोग सिर्फ उससे मिलने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहे। पूरे गांव ने उसका सम्मान किया। दूर खड़ी राधा की आंखें खुशी से भर आईं। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने बाबूजी को याद किया। उसे समझ आ गया था कि स्वाद से ग्राहक मिलते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों का दिल जीता जाता है। और एक बार जो दिल जीत ले, उसे कोई दुश्मन कभी हरा नहीं सकता। एक छोटे से गांव बसंतपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां केवल 2 ही सदस्य थे।
उस घर के मुखिया एकमात्र पुरुष रामलाल और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता था। वो एक साधारण लकड़हारे का काम करता था और जो भी कमाई होती उसी से घर का खर्च बड़ी ही संतोष और सादगी से चलाता था। बेटा अर्जुन, तेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए कई साल बीत गए। उनके जाने के बाद इस घर की हर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने दिन रात मेहनत करके खुद भूखा रहकर तुझे पाला पोसा है, बस इसलिए कि तेरी आंखों में कभी कमी ना दिखे। पर अब मेरी उम्र ढलने लगी है बेटा, पहले जैसा दम नहीं। रसोई का छोटा सा काम करूं तो सांस फूलती है, हाथ कांपते हैं। अब तू बड़ा हो गया है बेटा, तेरी शादी की उम्र है। अगर कोई अच्छी, समझदार, संस्कारी लड़की आ जाए तो इस घर में फिर से रौनक लौट आए, मुझे सहारा मिले, तेरी जिंदगी संवरे। अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या सिर्फ उम्र हो जाने से शादी कर ली जाती है? आप ही बताइए, मेरे पास ना कोई पक्का काम है, ना कोई अच्छी आमदनी। ऐसे में कौन अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से करेगा? मैं तो रोज सुबह जंगल जाता हूँ, दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटता हूँ और फिर बाजार में घंटों खड़ा रहकर उन्हें बेचता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे किसी तरह घर का खर्च चलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी बस संघर्ष का दूसरा नाम बन गई है। तो मैं क्या करूं बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। शरीर जवाब देने लगा है, थोड़ा सा काम और चक्कर आने लगते हैं। तेरी माँ के जाने के बाद चिंता, गम और अकेलेपन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। ऐसा लगता है जैसे उम्र से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। पर तेरी बात भी गलत नहीं है, जब तक हाथ में अच्छा काम नहीं, शादी कैसे होगी? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब तक मैं बाहर काम पर रहूं, आप किसी तरह घर संभाल लेना। मैं वापस आकर घर के सारे काम खुद कर लूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जंगल जा रहा हूँ, आज कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट सकूं, और हाँ, लौटते समय घर के लिए राशन और जरूरी सामान भी जरूर ले आऊंगा, ताकि आज आपको खाली पेट न सोना पड़े। अर्जुन अपने पिता से ऐसा कहकर हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और घर से काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में ही उसकी मुलाकात गांव के ही एक व्यापारी सूरज से हो जाती है। अरे अर्जुन, मैं तो अभी तेरे ही घर आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तू रास्ते में ही मिल गया। दरअसल बात यह है कि मेरे घर 4 दिन बाद एक बड़ी पूजा रखी गई है। उसमें काफी लोग आने वाले हैं और उसके लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि जब हमारे गांव में ही तू जैसा मेहनती और ईमानदार लकड़हारा मौजूद है, तो फिर मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? मुझे पता है तू अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू ही ये काम संभाल ले। और हाँ, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुझे तेरी मेहनत का पूरा और सही दाम दूंगा, जितना तू हकदार है। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ऐसे ग्राहक पहले ही मिल जाया करे तो उसे बेकार में बाजार जाकर घंटों ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। अरे सूरज, तूने तो सच में आज मेरा दिन बना दिया। सुबह सुबह ही इतना अच्छा काम मिल जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सबसे मजबूत और अच्छी लकड़ियां ही काट कर लाऊंगा, और सिर्फ काट कर ही नहीं, मैं खुद उन्हें तेरे घर तक पहुंचाऊंगा, ताकि तुझे किसी तरह की परेशानी ना हो। सच कहूं तो अगर गांव के बाकी लोग भी तेरे जैसे समझदार और मददगार बन जाएं, तो मुझे रोज बाजार जाकर घंटों ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस समय का इस्तेमाल मैं और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कर सकता हूं, और शायद अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंच सकता हूं। बस यही तो मैं चाहता था अर्जुन, कि ये काम सही हाथों में जाए। ठीक है, तू आराम से अपना काम कर ले, लेकिन ध्यान रखना कि शाम होने से पहले लकड़ियां मेरे घर पहुंच जाएं, क्योंकि पूजा की तैयारी समय पर शुरू करनी है। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ चलें? रास्ते में थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और सफर का पता भी नहीं चलेगा। सूरज के ऐसा कहने पर अर्जुन उसके साथ अपने काम की ओर आगे बढ़ जाता है। आज तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत ने मेरे दरवाजे पर खुद दस्तक दी हो। घर से कदम बाहर निकलते ही काम मिल गया। अगर हर दिन इसी तरह मेरी मेहनत के साथ किस्मत भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, तो वो दिन कहाँ दूर जब मेरा छोटा सा काम एक बड़े कारोबार में बदल जाएगा और मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलता देख पाऊंगा। लेकिन ये किस्मत भी ना
कब साथ दे और कब मुंह मोड़ ले, इसका कोई भरोसा नहीं। आज बिना ढूंढे ग्राहक मिल गया, लेकिन कौन जानता है कल पूरा दिन बाजार में भटकने के बाद भी कोई काम ना मिले। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। बस उम्मीद है कि आज का दिन उस खेल का एक अच्छा पहलू हो। नहीं अर्जुन, तू ये कैसी कमजोर बातें सोच रहा है? अगर हर बार डरकर पीछे हटेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? जो होगा देखा जाएगा। अभी तेरा काम है सिर्फ मेहनत करना और दिल लगाकर करना। हाँ, यही करना है, हार नहीं माननी। आज तो जैसे ऊपर वाला भी मेरी मेहनत से खुश हो गया है। लकड़ियां भी अच्छी मिली है और काम भी। शायद सच ही कहते हैं, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। सूरज ने मुझ पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं उसे इतनी अच्छी लकड़ियां दूंगा कि उसे भी मुझ पर गर्व हो। अर्जुन ऐसे ही खुद से बातें करता हुआ खुश हो जाता है और लकड़ियां उठाकर आगे बढ़ जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो पिता रामलाल से कहता है, पिताजी, आज का दिन मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। उत्साहित स्वर में जैसे ही मैं घर से निकला, बाहर ही सूरज मिल गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे काफी बड़ी मात्रा में लकड़ियां लाने का काम सौंप दिया। सोचिए पिताजी, आज मुझे बाजार में जाकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ा। सीधे काम मिला, मेहनत की और बदले में अच्छा मेहनताना भी मिला। आज दिल को जो सुकून मिला है ना, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे मेरी मेहनत को किसी ने देखा हो, समझा हो। ये तो बहुत शुभ संकेत है बेटा। जब मेहनत और किस्मत साथ चले तो सफलता दूर नहीं। अगर भगवान ने यूं ही साथ रखा तो तेरा वो सपना, अपना बड़ा कारोबार बहुत जल्द पूरा होगा। और याद रख, भगवान कभी मेहनती का साथ नहीं छोड़ते। तू जितनी सच्चाई और लगन से काम करता है, वो सब ऊपर वाला देख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है तेरी हर मेहनत एक दिन रंग लाएगी। हाँ पिताजी, मैं भी यही मानता हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। बाकी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी होगी। माँ के जाने के बाद आपने अकेले ही हर मुश्किल का सामना किया, मुझे संभाला, मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। मैं बस चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब मैं आपको हर दुख से दूर रख सकूं, आपको वो सारी खुशियां दे सकूं जिसकी आप हकदार हैं। बेटा, तेरी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है, पर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरे सपने के पूरा होते ही मैं तेरी शादी अपने हाथों से करूं। अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब तक साथ रहूं। बस इतना चाहता हूं कि जीते जी अपनी बहू को इस घर में आते देखूं, उसके हाथों का बना खाना खाऊं और ये महसूस करूं कि मेरा बेटा अकेला नहीं है। अरे पिताजी, आप भी ना, बात कहीं से शुरू होती है और खत्म हमेशा मेरी शादी पर ही होती है। लेकिन सच कहूं तो मैं आपकी इस इच्छा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, पहले मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जाऊं, फिर देखना पिताजी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे वो मेरी शादी हो या आपको हर सुख देना। बस आप दुआ करते रहिए कि मेरी मेहनत किसी चमत्कार में बदल जाए और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। सच कहूं अर्जुन बेटा, ये छोटे छोटे पल ही जिंदगी की असली खुशी है। बड़े बड़े सुखों में वो सुकून नहीं जो अपनों के साथ बैठकर दो बातें करने में मिलता है। बिल्कुल पिताजी, और ये पल ही तो मुझे हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। पिताजी, अब रात भी काफी गहरी हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बना देता हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खाएंगे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ रसोई में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। पिताजी, हर रोज मेरी शादी की बात करते हैं और सच कहूँ तो अब मेरा मन भी कहीं ना कहीं उस ओर झुकने लगा है। लेकिन बिना किसी अच्छे काम के, बिना कुछ बनाए मैं किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? जिंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है। सही लड़की मिलना भी किस्मत की बात है, लेकिन पिताजी की आंखों में जो उम्मीद है वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए, लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, बस काम। हर रोज की तरह सुबह होते ही अर्जुन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कल की तरह आज भी उसे घर के बाहर ही गांव के एक गोपाल काका मिल जाते हैं। अरे अर्जुन बेटा, इतनी सुबह सुबह जब अभी कोहरा भी नहीं हटा, जंगल की ओर जा रहे हो? लगता है आज फिर मेहनत का बहुत लंबा दिन होने वाला है। जी काका, रोज की तरह आज भी लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। यही तो मेरा काम है और इसी से घर चलता है, और सच कहूँ तो यही काम मुझे अपनी पहचान देता है। तुम्हारी इस लगन को देखकर मन गर्व से भर जाता है बेटा। बेटा, मुझे भी कुछ अच्छी और मजबूत लकड़ियों की जरूरत थी पूजा पाठ के लिए। सोचा अब तुमसे ही कह दूं,
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ना तो घटिया लकड़ी लाओगे, ना ही कभी किसी को धोखा दोगे। तुम्हारे काम पर मुझे बचपन से भरोसा है बेटा। अरे काका जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? इसमें पूछने या सोचने की क्या जरूरत है? आप तो अपने हैं, आपका काम तो मेरा फर्ज है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। यही तो बात है बेटा, तुम्हारी यही सच्चाई, यही सादगी और यही अपनापन तुम्हें सबसे अलग बनाता है। बस इतना कहूं कि आज शाम होने से पहले अगर लकड़ियां मेरे घर पहुंच जाएं, तो मन को बहुत सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल काका जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज ही शाम तक बढ़िया और मजबूत लकड़ियां आपके घर पहुंचा दूंगा। सच कहूं काका, जब गांव के लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं और मुझ पर भरोसा जताते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। लगता है मेरी मेहनत सच में रंग ला रही है। आपके जैसे बड़ों का भरोसा ही तो मेरी पूंजी है। बेटा, यही तो असली कमाई होती है, लोगों का भरोसा और उनका सम्मान। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर ये विश्वास कभी नहीं जाता। हम सब एक ही गांव के हैं और ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है। और सुनो अर्जुन, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी मानो तो अब शादी कर लो, इससे तुम्हारे पिताजी को भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हें कोई अपनी कहने सुनने वाली मिल जाएगी। काका जी, आप भी वही बात कह रहे हैं जो पिताजी रोज कहा करते हैं। मैं समझता हूं उनकी चिंता, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी चाहता हूं कि पिताजी को आराम मिले और उन्हें किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैरों पर थोड़ा और मजबूती से खड़ा होना चाहता हूं। कोई अच्छा और स्थिर काम मिल जाए तो फिर शादी के बारे में सोचूंगा। तब मैं किसी और की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा सकूंगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा। जिम्मेदारी समझकर फैसला लेना ही सच्ची समझदारी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम इतना सोच समझकर कदम उठाते हो। ये बात हर किसी में नहीं होती। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, ईमानदार, मेहनती और दूसरों के दर्द को समझने वाली। गांव में आज भी लोग उनकी बातें करते हैं और मुझे गर्व है कि मैं उन्हें जानता था। धन्यवाद काका जी, आपकी बातें सुनकर हौसला मिलता है, जैसे मेरे अंदर की थकान दूर हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके नाम को कभी छोटा ना होने दूं। अपने पिताजी का, अपने परिवार का, यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा बेटा, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, देर मत करो। सूरज चढ़ने से पहले अगर जंगल पहुंच जाओ तो काम भी अच्छे से हो जाएगा और गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैं भी तुम्हारे पिताजी से मिलकर आता हूँ। काफी दिन हो गए उनसे बात किए। उनका हाल चाल भी तो लेना चाहिए बेटा। जी काका, पिताजी घर पर ही हैं। आप उनसे मिलिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। किसी से बात करके उनका भी मन बहल जाता है। अब मैं चलता हूँ, शाम तक लकड़ियाँ जरूर पहुँचा दूंगा, ये मेरा वादा है। गोपाल काका रामलाल के घर पहुंचते हैं। अरे गोपाल, आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते। पहले जब भाभी जी जिंदा थी तो हर दूसरे दिन आ जाते थे। अब तो जैसे रास्ता ही भूल गए हो। अकेले में तुम्हारी याद बहुत आती है गोपाल। अरे नहीं रामलाल भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दिल तो आज भी यही चाहता है कि रोज आकर आपसे बातें करूं, पुरानी यादें ताजा करूं। लेकिन अब उम्र का असर होने लगा है। पहले जैसा जोश और ताकत नहीं रही। कदम भी अब जल्दी थक जाते हैं और सांस भी भारी हो जाती है। आज तुम्हें खास तौर पर अर्जुन को ढूंढते हुए आया था। कुछ लकड़ियों का काम था, सोचा उसी से कह दूं। अच्छा हुआ वो घर के बाहर ही मिल गया, नहीं तो मुझे आपको परेशान करना पड़ता। अरे इसमें परेशानी कैसी? हंसकर। गोपाल, तुम तो अपने हो। आंखों में नमी। अच्छा किया जो आ गए, घर भी थोड़ा रौनक हो गया। तुम्हारे आने से मुझे फिर से कुछ लगता है जैसे पुराने दिन लौट आए हो। रामलाल भाई, एक बात कहूं, दिल से कह रहा हूं, आपने अर्जुन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज के जमाने में ऐसा सीधा, मेहनती और दूसरों का ख्याल रखने वाला लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। ये आपकी ही परवरिश का कमाल है भाई। हाँ गोपाल, ये सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं सच में अपने बेटे से बहुत खुश हूँ। उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। पर एक बात है जो दिन रात दिल को कुतरती है। बस यही चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए, घर में बहू आए तो मुझे भी सहारा मिले और अर्जुन की जिंदगी संवरे। मेरी उम्र अब इसी आस में बीत रही है। मैंने भी आज उससे यही बात छेड़ी थी रामलाल भाई, शादी की। लेकिन वो कह रहा था कि पहले अपना काम थोड़ा और मजबूत करना चाहता है, फिर शादी के बारे में सोचेगा। मन तो मेरा चाहता था कि जरा जोर से समझाऊं, पर फिर सोचा अर्जुन कोई बच्चा नहीं, समझदार इंसान है। वो जो करेगा सोच समझकर ही करेगा। हाँ, वही तो हमेशा कहता है, पिताजी पहले कुछ बन जाऊं फिर आपको आराम दूंगा। लेकिन एक पिता का दिल है ना, उसे अपने बेटे का घर बसता देखने की जल्दी रहती है। दिन भर बेचारा जंगल में धूप बारिश कुछ नहीं देखता, मेहनत करता है। और इधर मेरी तबीयत भी अब नहीं रही। कभी कभी सोचता हूं, अगर मैं कमजोर पड़ गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा।
रामलाल भाई, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। आप तो उसके पिता हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अर्जुन अब बच्चा नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया है। उसे जो सही लगे वही करने दीजिए। भरोसा रखिए, वो अपने हर फैसले में आपका ही भला सोचेगा। ये उसकी बातों से साफ झलकता है। हाँ गोपाल, मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उसने हमेशा मेरा मान रखा है, आगे भी रखेगा। यही उम्मीद है, बस यही मेरा सहारा है। अच्छा रामलाल भाई, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे मुझे बता दीजिएगा। हम तो एक ही परिवार हैं भाई, छोटी बड़ी बातें क्या, मुश्किलों में भी साथ निभाना ही तो अपनों की पहचान है। ठीक है गोपाल, तुम भी अपना ध्यान रखना, और हाँ, कभी कभी आते रहा करो। तुम्हारे आने से मन हल्का हो जाता है, अकेलापन कुछ कम हो जाता है। गोपाल काका द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए लकड़ियां तो तैयार हो ही गई हैं, और सच कहूं तो दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। कल और आज सुबह सुबह जैसे किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। अच्छे ग्राहक मिल रहे हैं और जंगल से भी बढ़िया लकड़ियां मिल रही हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही आसान रह सकती है? अगर इसी तरह सब ठीक चलता रहा तो शायद एक दिन पिताजी की वो इच्छा भी पूरी कर पाऊंगा जो वो हर रोज मेरे सामने रखते हैं, मेरी शादी की बात। पिताजी की आंखों में जो इंतजार है ना, वो अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जानता हूँ वो अकेले हैं, दिन भर इस सूने घर में बस मेरा इंतजार करते रहते हैं। और रही बात मेरे सपनों की, तो वे कहीं नहीं जा रहे। मैं शादी के बाद भी मेहनत करूंगा, अपने हर सपने को पूरा करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पिताजी के बारे में पहले सोचूं। माँ के जाने के बाद पिताजी ने ही तो सब संभाला है, मुझे संभाला है। अब मेरी बारी है कि मैं उनका सहारा बनूं। खैर, अभी इन सब बातों में उलझने का समय नहीं है। पहले ये लकड़ियां गोपाल काका के घर पहुंचा दूं, फिर घर जाकर पिताजी के साथ कुछ वक्त बिताऊंगा, क्योंकि दिन के अंत में वही मेरा असली सुकून है। पिताजी, मैं आ गया। आज सुबह जैसे ही मैं घर से निकला, रास्ते में गोपाल काका मिल गए थे। उन्होंने मुझे लकड़ियों की जिम्मेदारी सौंपी और कहा था कि वे आपसे भी मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा, वे आए थे। बहुत समय बाद इस घर में किसी अपने के आने की आहट सुनाई दी। सच में दिल खुश हो गया। जब तेरी माँ जिंदा थी, गोपाल रोज आते थे। उनके जाने के बाद जैसे सब रिश्ते दूर हो गए। आज उनसे बातें करके ऐसा लगा जैसे पुराना वक्त लौट आया हो। उन्होंने तेरी बहुत तारीफ की, और हाँ, तेरी शादी की बात भी छेड़ी। पिताजी, अब तो हर कोई यही बात करता है। पहले मुझे ये सब सुनकर अजीब लगता था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि आप क्यों इतना जोर देते हैं। मैंने सोच लिया है पिताजी, अगर मुझे कोई अच्छी समझदार लड़की मिल जाए तो मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं काम पर जाऊं तो मुझे आपकी चिंता ना रहे। कोई ऐसा हो जो आपकी दवा का ख्याल रखे, आपकी बातें सुने और इस घर की खामोशी को दूर करे। बेटा, आज तेरी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं हमेशा यही चाहता था कि तू पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, पर ये अकेलापन अब मुझसे सहा नहीं जाता। इस घर की दीवारें भी मुझे काटने को दौड़ती हैं। हर कोना तेरी और तेरी माँ की याद दिलाता है। पिताजी, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द इस घर में खुशियाँ आएंगी। बस बेटा, मुझे एक संस्कारी बहू मिल जाए, बस इतनी दुआ है। फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आंखों में सपना, फिर इस घर में फिर से माँ जैसी छांव आ जाए, तेरे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। हाँ पिताजी, अब मैंने भी ठान लिया है। अब किस्मत का इंतजार है, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान करे तेरा हर सपना पूरा हो बेटा। अच्छा पिताजी, अब इतना भावुक मत हो जाइए। मैं अभी रसोई में जाकर खाना बनाता हूँ। हम साथ बैठकर आराम से खाना खाएंगे। और हाँ, कल सुबह फिर वही जंगल, वही मेहनत, लेकिन अब दिल में एक नई उम्मीद के साथ। अगली सुबह अर्जुन फिर से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी उसे घर से निकलते ही रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। बेटा, जरा ठहरो। मेरी आंखें तो पहचान गई हैं तुम्हें। क्या तुम वही अर्जुन हो जिसके बारे में पूरे इलाके में चर्चा होती है? वही अर्जुन जो दिन रात जंगल में मेहनत करके लकड़ियां काटता है और अपने बुजुर्ग पिता के साथ इतनी ईमानदारी से जीवन गुजारता है कि लोग उसकी मिसाल देते हैं। जी चाचा जी, मैं ही अर्जुन हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक साधारण लकड़हारा हूँ जो अपनी मेहनत के सहारे अपना और अपने पिता का पेट पालता हूँ। मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटे में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब से ही मैंने जिम्मेदारियों को अपना साथी बना लिया। लेकिन चाचा जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा।
आप कौन हैं और आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? बेटा अर्जुन, इंसान की पहचान उसके काम और उसके स्वभाव से होती है। ये बात मैंने बहुत पहले सीखी थी। मैंने तेरी ईमानदारी और मेहनत के इतने किस्से सुने हैं कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन ही नहीं आया। लोग कहते हैं कि तू कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी का उल्लू नहीं बनाता और अपने काम में पूरा दिल लगाता है। आज के इस भागदौड़ भरे जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं बेटा, बहुत कम। मैं देखना चाहता था कि क्या तू सच में उतना ही ईमानदार है जितना लोग कहते हैं। इसीलिए मैंने तुझसे कुछ लकड़ियां मांगी थी। हाँ, ये एक छोटी सी परीक्षा थी और बेटा तू उसमें पूरी तरह खरा उतरा। मेरा दिल गवाह है कि मैंने सही पहचाना है तुझे। परीक्षा? लेकिन चाचा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप खुलकर बताइए। मैं सच में जानना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका भरोसा टूटे। नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की, बल्कि तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरी आंखों में आंसू हैं, पर ये खुशी के हैं। सच तो ये है कि मुझे इन लकड़ियों की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सब तो बस एक बहाना था। मैं देखना चाहता था कि क्या तू भी बाकी लोगों की तरह थोड़े से लालच में आ जाएगा या अपने उसूलों पर कायम रहेगा। आजकल लोग थोड़े से पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच देते हैं, पर तूने ऐसा नहीं किया। तेरी यही सादगी, तेरी यही सच्चाई, तेरा ये साफ दिल, यही चीजें हैं जो तुझे सबसे अलग बनाती हैं। और बेटा यकीन मान, आज मैंने सिर्फ एक मजदूर नहीं देखा, मैंने एक सच्चा इंसान देखा है जिस पर मुझे गर्व है। चाचा जी, आप मुझे इतना बड़ा बनाकर देख रहे हैं, लेकिन मैं तो बस अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोई खास नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि गलत रास्ते पर न जाऊं। बेटा, जो इंसान सही और गलत का फर्क समझता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर सच्चाई की राह चुनता है, वही सबसे खास होता है। और आज इसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू वही इंसान है जिसकी मुझे जीवन भर तलाश थी। मेरा दिल कहता है कि मैं सही जगह पर आ गया हूँ। तलाश? कैसी तलाश चाचा जी? बेटा, अब मैं तुझसे अपने दिल की बात कहता हूँ, दिल की, क्योंकि मैंने आज तुझमें वो सब कुछ देख लिया है। मेरी एक बेटी है, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी जान का टुकड़ा। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और एक बाप होने के नाते मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे, उसका साथ दे, उसके सुख दुख में खड़ा रहे। मैं उसके लिए कोई अमीर लड़का नहीं चाहता, मैं उसके लिए एक अच्छा इंसान चाहता हूँ जो अपने दम पर खड़ा हो सके। मैं जिन जिन गुणों की तलाश कर रहा था, ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई और अपने सपनों के लिए जुनून, वो सब मैंने तुझ में देखे हैं। इसीलिए मैंने ये परीक्षा ली और तू उसमें पूरा उतरा। आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तू इस रिश्ते को स्वीकार कर ले, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी तेरे साथ सच में खुश रहेगी। चाचा जी, आपकी बात मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में यूं ही नहीं देता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा करूँ, ताकि जब मैं शादी करूँ तो अपनी पत्नी को एक बेहतर जिंदगी दे सकूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले अपने इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करूँ, ताकि मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूँ। यही बात तो मुझे तुझमें सबसे ज्यादा पसंद है बेटा, कि तू सिर्फ आज नहीं कल की भी सोचता है। तू अपने सपनों को देखता है और उन्हें पूरा करने की ताकत रखता है। मेरे पास बहुत से व्यवसाय हैं और मैं तेरे इस सपने को पूरा करने में तेरी पूरी मदद करूंगा, बिना किसी शर्त के। तू बस मेहनत करता रहे, बाकी चीजों की चिंता मत कर, कभी पीछे मत हटना अर्जुन, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चाचा जी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं अपने सपने भी पूरे करूंगा और इस रिश्ते की इज्जत भी रखूंगा। मैं ये रिश्ता पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति देवेंद्र जी की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। उसे ये जानकर और भी खुशी हुई कि अब उसका सपना भी पूरा होने वाला है और साथ ही उसके पिता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इन सब बातों से प्रसन्न होकर अर्जुन ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी अच्छी किस्मत ने हमेशा उसका साथ दिया और आखिरकार उसका सपना पूरी तरह साकार हो गया। अब उसका परिवार भी पूरा हो चुका था और वो अपने जीवन में सुख शांति से रहने लगा।